हियर इट इज़ हमारी एक्सरसाइज, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज एक्सप्लेन द टर्म्स पॉलीमर एंड मोनोमर. तो हमको पता है कि जो हमारे मोनोमर्स होते हैं वो काइंड ऑफ हमारी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं हम लोग उसको मोनोमर बोलते हैं. और जब उसकी एक लंबी चेन बन जाती है, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में अटैच हो जाते हैं, उसको हम लोग फिर पॉलीमर बोल देते हैं. और इस प्रोसेस को, पॉलीमर्स के इस बनने के प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं, राइट. अब जो ये हमारे पॉलीमर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है इनका. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स. क्या कहते हैं इनको? मैक्रोमॉलिक्यूल्स. रेंज आई गेस आपको दी होगी, दैट वुड बी 10⁻³ to 10⁻⁷U, यानी कि इतना ज़्यादा इनका मास, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, ठीक है. अगर आप बात करें एग्जाम्पल्स की तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, synthetic ones, we can say that Buna N, Buna S, polythene, nylon, right? These are all polymers. ठीक है? So here it is. Polymers are high molecular mass macromolecules composed of repeating structural units derived from monomers. Polymers have a high molecular mass. ये भी अभी हमने डिस्कस किया. This is 10⁻³ to 10⁻⁷U. Let's erase it and let's write it properly. And wait for a while. 10⁻³ to 10⁻⁷U. ठीक है? So these can be natural as well as synthetic. ठीक है? तो चलिए बात करते हैं आगे. So monomers are simple reactive molecules that combine with each other in large numbers in order to form polymers. Correct? Through covalent bonds to give rise to polymers. Ethene, propene, vinyl chloride, these are all monomers. जो भी polymers हैं उनके monomers को हम लोग define करते हैं. ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, which says what are natural and synthetic polymers? Give 2 examples of each type. तो natural polymers जो नेचर में ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं, उसको मैंने या आपने नहीं बनाया. Those are not man made. ठीक है? जैसे कि सेल्यूलोज है, ये एक पॉलीमर है, हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है. करेक्ट? अगर आप बात करें पॉलीथीन की या नायलॉन 6 की, है ना, तो ये क्या है? दीज आर ऑल्सो पॉलीमर्स बट सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी कि मैन मेड है, लैब में बनाए गए हैं इंसानों द्वारा. ठीक है? दोज हैव बीन मेड बाय ह्यूमन बींग्स. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड पॉलीमर्स. करेक्ट? तो अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको जिस लैंग्वेज में आपके एग्जाम में आपको जाकर के एक्सप्लेन करना है, लिखना है एक तरीके में, यहाँ भी हमने वो आपको गिवन है. ठीक है? सो natural polymers are polymers that are found in nature. They are formed by plants and animals, quite obvious. Examples include protein, cellulose, starch, etc. Synthetic polymers are man-made, which means made by human beings. Examples include plastic, fibers and rubbers. We can say synthetic rubbers. ठीक है? So these are the examples of natural as well as synthetic polymers. आगे चलते हैं. That is question number 3, which says distinguish between the terms homopolymer and copolymer and give examples of each. सबसे पहला जो एग्जाम्पल था हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट? होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स. तो ऐसे पॉलीमर्स जिनमें कि एक ही तरीके का, यानी कि सिर्फ एक ही मोनोमर जो है प्रेजेंट होता है, ओनली ऑन वन मोनोमर इज इन्वॉल्व, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीमर.
और कोपॉलीमर क्या होता है, जिसमें आप कह सकते हैं एक से ज़्यादा, यानी कि यू कैन से 2 या 3 मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो होमोपॉलीमर में आप कह सकते हैं बेटा क्या, इथेन। ठीक है, अगर आप होमोपॉलीमर ऑफ इथेन, जो पॉलीथीन होता है वो किसका होमोपॉलीमर होता है, इथेन का होमोपॉलीमर होता है। और अगर आप बात करें स्टायरीन की, स्टायरीन और 1,3-ब्यूटाडाइईन मिलकर क्या बना रहे थे, ब्यूटना एस बना रहे थे, राइट। और हमने ब्यूना एन भी डिस्कस किया था, उसमें क्या था, 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल, राइट। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर्स एज वेल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डू यू एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ मोनोमर। तो देखो, फंक्शनैलिटी ऑफ अ मोनोमर का क्या मतलब होता है कि कितनी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट हैं आपके मोनोमर के पास। ठीक है, कि वो कितनी नंबर ऑफ साइट से बाइंड कर सकता है, दैट्स कॉल्ड द फंक्शनैलिटी ऑफ अ monomer, correct? So see, the functionality of a monomer is the number of binding sites, कि वो कितने number of sites से bind कर सकता है, that is present in that monomer. For example, the functionality of monomers such as ethene and propene is 1. और अगर आप बात करें 1,3-ब्यूटाडाइईन या फिर एडिपिक एसिड जैसे जिनके मोनोमर्स की, तो these are, यहाँ पर इनके पास एक से ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन, कितनी बार कर चुके हैं। पॉलीमर्स के बनाने को प्रोसेस को वी सिंपली कॉल इट एज पॉलीमराइजेशन। मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन या यू कैन से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, विच सेज polymerization is the process of forming high molecular mass macromolecules, range हमको पता है 10⁻³ to 10⁻⁷U, which consist of repeating structural units, जिसको हम लोग monomers कहते हैं। In a polymer, various monomer units are joined by strong covalent bonds. किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं monomers? कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। 6th क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इज NHCHRCON, मतलब जो ये वाली हमारी चेन है ये n टाइम्स रिपीट हो रही है, वेदर इट इज अ होमोपॉलीमर और अ कोपॉलीमर। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, राइट। तो अब जो ये हमको गिवन है ये क्या है बेटा, दिस इज अ होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सिंगल मोनोमर प्रेजेंट है। यू डोंट हैव मल्टीपल मोनोमर्स, है ना, कि 2 मोनोमर्स अलग अलग साथ में आए और वो जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। करेक्ट, वी कैन सी क्लियरली कि जो हमारा मोनोमर निकल कर आएगा यहाँ से, जब आप देखेंगे कि कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो क्या निकल कर आएगा, इट वुड बी NH2 CHR एंड वुड बी COOH। ठीक है, सो दिस इज आवर मोनोमैरिक यूनिट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन विच क्लासेस polymers are classified on the basis of molecular forces। तो अभी जो इंटेक्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, इंटेक्स क्वेश्चंस में जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। तो हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं, फाइबर्स में। इंटरमीडिएट बीच में कौन होते हैं, प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट। और लास्ट में हमारे पास आते हैं कौन,
सबसे कम रबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दीज आर क्लासिफाइड एज इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट। आई होप दिस इज फन। अब चलते हैं आगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सो इट सेज हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एज द नेम सजेस्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, आप एक तरीके के मोनोमर को लेते हो और उसकी रिपीटेड एडिशन करा देते हो। क्या करा देते हो बेटा, रिपीटेड एडिशन, ठीक है। यानी कि एक ही टाइप के मोनोमर को आपने रिपीट करा के उसको ऐड करा दिया, ठीक है। तो आपको एक लंबा सा पॉलीमर मिल जाएगा। दिस इज सिंपली एडिशन पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो अगर आप इथीन की पॉलीमराइजेशन करा देते हैं तो आपको पॉलीइथीन मिल जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन को एग्जैक्टली समझ लेते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, एडिशन पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ repeated addition, right? We are repeating it again of monomers possessing double or triple bonds. For example, polythene is formed by addition of polymerization of ethene, correct? तो चलिए अगर इसको अलग से भी देखा जाए, सो व्हाट वी नो कि हमारा इथीन क्या होता है बेटा, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। से आपने इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए और इनका रिपीटेड एडिशन करा दिया। इसका एग्जैक्टली इसी को आगे आपने रिपीट करा दिया, ठीक है, जिसको आप बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यू विल गेट पॉलीथीन। और कैसे मिलेगा, दिस विल बी लाइक दिस, CH2 CH2, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर चेन बन जाएगी। यहाँ पर आपको क्या मिल गई है, लंबी सी चेन मिल गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, यू हैव बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स जो कि आपस में कंबाइन करती हैं बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं सच एज वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप नायलॉन 66 की सिंथेसिस किया जाता है उसको, तो आप क्या यूज़ करते हैं, बताइए आप क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ हेक्सामेथाइलिन डायअमीन एंड एडिपिक एसिड। तो देखो इक्वेशन के थ्रू समझते हैं, इक्वेशन के थ्रू अगर समझा जाए, सो वी नो दैट दिस इज हेक्सामेथाइलिन डायअमीन और ये जो है ये है हमारा एडिपिक एसिड, राइट। जब आपने इनकी पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराने की कोशिश की तो देखिए क्या हुआ, ये वाला OH और इनमें से एक H बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, H2O बाहर निकल गया। दिस इज द परफेक्ट साइन जो आप देखते ही बता सकते हैं वेदर इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस और सिंपली एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, करेक्ट। तो हम देखो यहाँ पर देखते ही बता सकते हैं कि पानी जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, और हमको अल्टीमेटली क्या मिला, नायलॉन 66 जो कि एक फाइबर है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एक बार एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, विच सेज condensation polymerization is the process of formation of polymers by repeated condensation reactions between two different bifunctional और ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग मोनोमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 66 जो कि अभी हमने प्रॉपरली समझ लिया क्या हुआ कैसे हुआ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं आगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 विच सेज
एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो देखो, हम लोग होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स डिस्कस कर चुके हैं आई गेस 1-2 बार, राइट। तो अपने को पता है होमोपॉलीमर क्या होता है, जिसमें कि एक ही टाइप का मोनोमर प्रेजेंट होता है पॉलीमर के अंदर। पर कोपॉलीमर क्या होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन से एक से ज़्यादा जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं मोनोमर्स, उसको आप सिंपली बोलते हो कोपॉलीमर। और इस प्रोसेस को, जब आपने कोपॉलीमर को बनाया, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, कोपॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को बेटा आप क्या बोलेंगे, कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो आई होप यहाँ पर देखिए, दिस इज पॉलीमर्स, दिस इज, लेट्स करेक्ट इट, दिस नॉट जस्ट मर्स, दिस इज पॉलीमर्स, करेक्ट इट, दिस इज पॉलीमर्स, ठीक है। Polymers from 2 or different monomeric units is called polymerization. Multiple units of each monomer are present in a copolymer. The process of forming Buna S or Buna N, you can say this is an example of copolymerization. Already हम लोग process देख चुके हैं। आगे चलते हैं, चलिए। ऑलरेडी आपको चलिए गिवन भी है, नाइलॉन 6,6 पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, है ना। आपने क्या लिया था बेटा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और बताइए क्या यूज होता है इसके लिए, विच इज नाइलॉन 6,6, यू यूज एडिपिक एसिड, करेक्ट। और अगर बात की जाए ब्यूना एस के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। और अगर बात की जाए ब्यूना एन के बारे में, तो आप क्या यूज़ करते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन तो यूज़ होता ही है, पर ब्यूना एन की फॉर्मेशन में स्टाइरीन के बजाय भी यूज़ एक्रोनाइट्राइल, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। अभी हमने देखा था कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन हमने क्या किया था, आपने इथीन लिया था, N मॉलिक्यूल्स लिए, उनकी पॉलीमराइजेशन करा दी, तो आपको क्या मिला, पॉलीथीन मिला था। अब जो ये मैकेनिज्म होता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इनके केस में फॉलो किया जाता है। और होता क्या है उसमें कि इथीन को या तो आप लाइट के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाएंगे, या फिर उसको आपको हीट करना पड़ेगा, एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली जो हमारा मैकेनिज्म है वो भी हमको गिवन है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, फ्री रेडिकल्स बनी, और ये है हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। डिफाइन थर्मोब्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विद 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो देखो, जो थर्मोब्लास्टिक्स होते हैं दे आर आइदर लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर्स, जो हमने बिगिनिंग में हमारी क्लासिफिकेशन देखी थी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हमारी थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं, दीज आर आइदर लीनियर पॉलीमर्स और यू कैन से स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर्स, ठीक है। इनको आप जो इनकी शेप होती है, आप इनको रीगेन कर सकते हैं। अगर आपने हीट करके वापस से उसको बना लिया, सो यू कैन लाइक रीगेन द शेप, बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग वंस, अगर आपने एक बार कोई चीज़ बना दी तो आप उसको वापस से हीट करके उसकी जो शेप है उसको चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं। एग्जैक्टली देख भी लीजिए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर लीनियर्स
are linear or slightly branched long chain polymers which can be repeatedly softened and hardened, यानी कि आप उनको soft और hard कर सकते हैं upon heating. Hence they can be modified again and again. Correct? और अगर बात की जाए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, अगर बात की जाए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की, तो यहाँ पर क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो तीसरी वाली क्लासिफिकेशन थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, वो होते हैं. ठीक है, सो दीज आर हेवीली ब्रांच्ड पॉलीमर्स विच गेट हार्डन्ड ऑन हीटिंग एंड यू कैन नॉट रीगेन द शेप अगेन ऑन मेल्टिंग देम. ठीक है, so during the molding process these plastics cannot be softened again on heating. Examples of thermostatic plastics include bakelite and urea formaldehyde resins. ठीक है, I hope this is clear to you. तो चलिए फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, which says write the monomers used for getting the following polymers. तो सबसे पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है. अगर हम बात करें इसके मोनोमर के बारे में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर क्या दिखता है बेटा? दैट इज विनाइल क्लोराइड. आपने को पता है विनाइल क्लोराइड क्या होता है, राइट? सो अगर आप पहले का आंसर लिखें तो यू कैन से कि इसका मोनोमर का नाम क्या होगा बेटा? इट विल बी विनाइल क्लोराइड. इट विल बी विनाइल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl. करेक्ट, दिस इज आर विनाइल क्लोराइड. सेकेंड की बात करते हैं, तो सेकेंड इज टेफ्लॉन. सेकेंड क्या है बेटा? सेकेंड है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है उसका नाम होता है टेट्राफ्लूरोइथाइलीन. क्या होता है उसका नाम? टेट्राफ्लूरोइथाइलीन. चलिए लिख लेते हैं, टेट्राफ्लूरोइथाइलीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 डबल बॉन्ड CF2. ठीक है, किसका मोनोमर है? टेफ्लॉन का मोनोमर है. अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, दैट इज बेकलाइट, जो कि है बेकलाइट. बेकलाइट के मोनोमर्स होते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल. बहुत ही इजी से कंपाउंड जो कि हमको ऑलरेडी पता है. सो इट इज बेकलाइट में आप क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो कि क्या होता है बच्चे? HCHO. ठीक है, एंड इसके अलावा फिनॉल, क्या बोलेंगे बच्चे आप? फिनॉल. ठीक है, दैट इज लाइक दिस. ये है हमारा फिनॉल. ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH, जो भी आपको अच्छा लगे. वन एंड द सेम थिंग. करेक्ट. सो वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो इट इज राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर्स यूज्ड इन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो अभी जब हमने आई गेस 10th क्वेश्चन में हम लोगों ने इथीन की पॉलीमराइजेशन कराई थी, तो हमने पॉलीथीन बनाया था. फ्री रेडिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म यूज़ हुआ था उसमें. तो वहाँ पर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड, जो कि एज एन इनिशिएटर काम करता है, वो यूज़ किया था. तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड. क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में? लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, से ब्लू. सो व्हाट वी कैन से? बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड. ठीक है, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं.
इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, डबल सिंगल डबल, ठीक है। यहाँ पर वुड बी CO अगेन आप क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर भी एक और COO ऐसे अटैच्ड होगा, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड होगा एंड अगेन लाइक दिस, ठीक है। दिस इज आवर बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये आ गया है इसका स्ट्रक्चर, एज एन इनिशिएटर यूज होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं 14th क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्जैक्टली, वन कॉमन इनिशिएटर यूज्ड इन फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन इज बेंजोइल पेरोक्साइड। चलिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली यही आपके नोट्स में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से बना लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, करेक्ट। तो लेट्स सी, यस, सो हियर वी आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। दिस इज आवर बेंजोइल पेरोक्साइड, पिछली स्लाइड में भी बनाया था, इसमें भी बना दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स इन रबर मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो देखिए हमको पता है कि जो रबर्स होती हैं वो बहुत इलास्टिक होती हैं। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन देम। उससे क्या होता है, चलिए पहले आपको ना मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। वी हैव द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है हमारी नेचुरल रबर का। किसका स्ट्रक्चर है बच्चे ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी सिस कॉन्फ़िगरेशन है ना, सिस कॉन्फ़िगरेशन है, देख करके पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो दूसरे स्ट्रैंड्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, जिसके वजह से रबर की जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एग्जैक्टली चलिए अगर हम आंसर को रीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट सेज नेचुरल रबर इज अ सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, in which double bonds are present between C2 and C3। ये अभी हमने देखा, देखिए यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस सिस कॉन्फ़िगरेशन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ आइसोप्रीन आर क्वाइट वीक। अब अगर आपके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस वीक हैं तो क्या होगा, इलास्टिसिटी आएगी, करेक्ट। So as a result, various strands in natural rubber are arranged randomly, जिसके वजह से इलास्टिसिटी काफ़ी हाई होती है रबर की। ऑलराइट, आगे चलते हैं। So it is our question number 15, which says discuss the main purpose of vulcanization of rubber। तो देखो जो हमारे पास नेचुरल रबर होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उस पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जो हमारी रबर होती है नेचुरली वो बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, हाई टेम्परेचर पे बहुत सॉफ्ट हो सकती है, कम टेम्परेचर पे ब्रिटल हो सकती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, राइट। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को लाइन वाइज चलिए देख भी लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या हैं। लाइन वाइज अगर देखा जाए जो अभी एक्सप्लेनेशन दी, सिंस नेचुरल रबर दो यूजफुल हैज सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट्स यूज, दीज लिमिटेशंस आर डिस्कस्ड बिलो। Natural rubber is quite soft and sticky at room temperature. At elevated temperature, यानी कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो क्या होगा, where were we? Elevated temperatures it become even softer. At low temperature it becomes brittle.
ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, कम टेम्परेचर करोगे तो टूट जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus, to maintain its elasticity, natural rubber is generally used in the temperature range of 283 kelvins to 335 kelvins. Second number की problem, it has the capacity to absorb large amount of water. अभी हमने बात करी, it has low tensile strength and low resistance to abrasion and it is soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और एक और चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी उस पर बहुत इजीली अटैक कर लेते हैं। इट इज़ इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया, जिसमें बेसिकली क्या किया गया, रबर को सल्फर के साथ हीट किया गया और इस प्रोसेस को बोला गया वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, जिससे कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्केनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इज डन टू इम्प्रूव अपॉन all these properties. In this process, a mixture of raw rubber with sulfur and appropriate is heated with sulfur. Raw rubber is heated. यहाँ पर आप लिख लीजिए is heated with sulfur and appropriate additive is heated at a temperature range between 373 kelvins and 415 kelvins. तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। करेक्ट। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। सो व्हाट आर मोनोमेरिक रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,6। तो यहाँ पर जिस बात का ध्यान रखना है, उसने आपसे मोनोमर्स नहीं पूछे हैं अब की बार। उसने ये नहीं कहा कि मुझे मोनोमर बताओ, उसने बोला मोनोमेरिक यूनिट्स बताओ। यानी कि क्या चीज़, कौन सी ऐसी यूनिट थी जब मोनोमर्स मिल गए, तो ऐसी जो कौन सी यूनिट थी जो बार बार रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आप नायलॉन 6 में देखें, सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट NHCH2 5CO, यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही थी। सो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, और अगर बात की जाए नायलॉन 6,6 की, सो NHCH2 6 NHCH2 4CO। क्यों? क्योंकि अब नायलॉन 6,6 में क्या यूज़ करते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। राइट, तो आपने याद होगा बीच में से H2O को निकाल दिया था, कंडेंसेशन रिएक्शन। सो दिस बिकम्स आर मोनोमेरिक यूनिट, जो कि बार बार आगे रिपीट होगी। राइट, सो आई होप वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। लेट्स सी व्हाट इट सेज। So we need to write the names and structures of the monomers of the following: Buna-S, Buna-N, Dacron and neoprene। तो अपने को पता है बेटा, Buna-S में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1,3-butadiene और उसके साथ में S stands for styrene। और Buna-N में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगेन 1,3-butadiene, पर Buna-N में हम लोग स्टाइरीन की जगह यूज़ करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। करेक्ट। डेक्रॉन की अगर बात आती है तो डेक्रॉन के लिए व्हाट वी यूज़, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। राइट, और नियोप्रीन के लिए सिंपली क्लोरोप्रीन। तो अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपको एक प्यारा सा टेबल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी मोनोमर्स और उनके स्ट्रक्चर भी गिवन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 1,3-butadiene, स्टाइरीन, एक्राइलोनाइट्राइल, क्लोरोप्रीन, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे कहा गया है
to identify the monomer in the following polymeric structures. तो अब हमको इन स्ट्रक्चर्स में बताना है देख करके कि इनमें से मोनोमर क्या होगा. तो चलो देखते हैं क्या होगा. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, से ब्लू. ठीक है, तो अगर आप पहला पार्ट देखेंगे, आई होप इट इज विजिबल टू यू. दिस इज CH2 और यहाँ पर है बेटा 8. दिस इज 8. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. आई नो इट्स क्वाइट ब्लर. ठीक है, तो चलिए अगर आप इसका मोनोमर ढूंढने की कोशिश करें तो आप क्या कह सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा. सबसे पहले तो आपको डेकेनोइक एसिड मिल जाएगा. दैट वुड बी व्हाट, CH2 होल 8. दैट वुड बी CH2 होल 8. देखो ये तो प्रेजेंट होगा ही. अपने को दिख रहा है कि दोनों साइड पे C डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं. दिस मस्ट बी COOH. करेक्ट. तो अपने पास एक साइड, इस साइड COOH और इस साइड भी COOH. ठीक है, सो दिस वुड बी आर मोनोमर. और इसका नाम क्या है बेटा, डिकेनोइक एसिड. इसका नाम होगा डिकेनोइक एसिड. उसके अलावा चलिए आगे चलते हैं. अब अपने को पता चल रहा है क्या होने वाला है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन. दिस वुड बी हेक्सामिथाइलिन डायमीन. क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज CH2. लेट्स करेक्ट इट. इट वुड बी CH2 होल 6. हेक्सामिथाइलिन और डायमीन, देखिए NH दिख रहा है दोनों साइड पे, तो डायमीन. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन. This is our 2 monomers in these polymers. नेक्स्ट देखते हैं. तो चलिए नेक्स्ट का अगर पॉलीमर बनाया जाए तो अपने को दिख रहा है, देखिए तीनों साइड पे NH है, तो यानी कि एक H रिमूव हुआ होगा. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोनोमर निकल कर आएगा वो कुछ ऐसा निकल कर के आएगा. यहाँ पर वी हैव नाइट्रोजन, उसके बाद एक NH2 आएगा, यहाँ पे एक NH2 आने वाला है यहाँ पर, और एक NH2 आने वाला है यहाँ पर, और अंदर हमारे सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन. करेक्ट. सो ये निकल के आने वाला है, CH2 आगे है, तो एक हमारा बनेगा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड HCH2. सो दीज आर आर मोनोमर्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इस नाइट्रोजन को एक अलग कलर से भी दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लगाया हुआ है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हाउ इज डेक्रोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो डेक्रोन है उसको हम कैसे बनाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड की मदद से. राइट. तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ पर होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. क्या होती है यहाँ पर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. इस प्रोसेस के थ्रू डेक्रोन बनाया जाता है. चलिए हमारे इक्वेशंस भी देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल वुड बी, यहाँ पर हम कह सकते हैं CH2OH. आगे अगर देखा जाए इट वुड बी CH2OH. राइट. दिस इज आवर इथाइलिन ग्लाइकोल. ये हमने क्या लिया है बच्चे, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल. करेक्ट. इसके आप कितने स्ट्रक्चर्स लेंगे, N स्ट्रक्चर्स लेंगे. इसके से आपने ले लिए N स्ट्रक्चर्स, और N ही स्ट्रक्चर्स आप किसके ले लेंगे, N ही मॉलिक्यूल्स. करेक्ट. रेड कलर से लिखेंगे, आप ले लेंगे टेरिथैलिक एसिड के.
टेरिथैलिक एसिड क्या होता है बेटा? इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसे पहले हम बनाएंगे हमारा बेंजीन रिंग, इस साइड COOH और दूसरी साइड पे यहाँ पे भी COOH। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया? टेरिथैलिक एसिड, TEREPHTHALIC, टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, जब आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होगा। तो होगा ये, वी आर यूजिंग ब्लैक कलर फॉर द प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रिंग था ये तो रहेगा एज इट इज़। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। N यूनिट्स इस साइड पे देखिए बेटा क्या आना चाहिए? इस साइड पे अपने पास अगेन C डबल बॉन्ड O, इधर से भी OH हट जाएगा और आगे इट वुड बी CH2 OCH2, राइट। तो ये हमारा बन जाता है डेक्रॉन। ये हमारा क्या बन जाता है बेटा? डेक्रॉन। ये हमारा बन जाता है डेक्रॉन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर बेटा क्या हुआ? H2O को हमने बाहर निकाल दिया, H2O को हमने बाहर निकाल दिया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? बचपन से पढ़ते आए हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिसके ऊपर बैक्टीरिया एक्शन कर पाए, जिस पॉलीमर के ऊपर बैक्टीरिया एक्शन कर पाए, आप उसको सिंपली क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और जिसके ऊपर ना कर पाए वो क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एग्जाम्पल PHBV, एग्जाम्पल है इसका PHBV, जिसकी फुल फॉर्म है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है, PHBV। सो दिस इज अ biodegradable polymer and it was our question number 20. So I believe we are done with the chapter polymers. आपकी NCERT is ready to go. You are ready to rock on. What should I say now? Everything's done. Keep practicing. All the best. अच्छे से पढ़िए, अच्छे से स्कोर लाइए and just keep practicing. Bye bye. See you soon.